गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, विलेयता पर दाब का प्रभाव। हम लोग गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो फोर्थ फैक्टर, चौथा कारक है दाब, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इसको हम हेनरी नियम के नाम से जानते हैं, हेनरी लॉ। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज हेनरीज लॉ या हेनरी का नियम। ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता पर हमने देखा था दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गैसों की विलेयता पर दाब का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। विलियम हेनरी ने गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया और ऑब्जर्वेशन के अनुसार, प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। Solubility of solid substance in liquid is almost independent of pressure, but for a gas, pressure does affect its solubility. William Henry studied the effect of pressure on the solubility of gases, and on the basis of observation, he proposed a law which is known as Henry's law, या हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम कहता है कि यदि कोई गैस अपने विलयन के साथ साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में हो, तो किसी निश्चित ताप पर उस गैस की विलायक के इकाई आयतन में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जबकि गैस जो है वो विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करे। अर्थात यदि गैस विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करती है तो उस गैस की विलेयता विलायक के इकाई आयतन में दाब के समानुपाती होती है, जबकि वो गैस अपने विलयन के साथ साम्य अवस्था में हो तथा ताप निश्चित हो। इफ ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉल्यूशन at a certain temperature, then the solubility of a gas in unit volume of the solvent is proportional to the pressure of the gas, provided that gas does not react with solvent. सॉल्वेंट के संग कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं M इज प्रोपोर्शनल टू P, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट M इज इक्वल टू KP, इक्वेशन नंबर 1। K है कांस्टेंट जिसको हम कह सकते हैं हेनरी कांस्टेंट, और इस हेनरी स्थिरांक का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है गैस की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर और ताप पर। M क्या है? M स्थिर ताप पर दिए हुए विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा है। M is the amount of gas dissolved in unit volume of a given solvent at constant temperature. P है विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस का दाब, प्रेशर ऑफ द गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, और K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऑल्सो नोन एज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। इसका मान इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। इस K का मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है।
अब हेनरी का नियम यदि एप्लीकेबल है तो हम क्या जानते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की विलेयता और उसके साम्यावस्था दाब इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच आलेख खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होगी, जो कि आप देख रहे हैं मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। इफ हेनरी लॉ इज वैलिड, देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग solubility of a gas at constant temperature against the equilibrium pressure, x axis पर equilibrium pressure और y axis पर solubility of a gas, straight line should be obtained which is passed through origin। ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है क्या? यदि हम एक आलेख खींचें किस किस के बीच में, गैस की विलेयता और साम्य अवस्था में गैस का दाब, तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। यानी अगर गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर 0 है तो गैस की विलेयता या सॉल्युबिलिटी भी 0 होगी। अब ये जो हेनरी का नियम है इसको हम एक रूप में और भी देख सकते हैं क्या? हम जानते हैं कि गैस के लिए गैस की मात्रा को हम यहाँ पर उसके आयतन में परिवर्तित करेंगे। गैसों की विलेयता को उनकी मात्रा के स्थान पर आयतन के पदों में व्यक्त करें। तो हमने क्या माना? स्थिर ताप कितना T पर m ग्राम गैस जिसका आयतन कैपिटल V है, साम्य दाब P पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई है। If m ग्राम ऑफ ए गैस whose volume is VmL, कितना है VmL, is dissolved in any solvent with given volume at constant temperature T and equilibrium pressure P, तो हम गैस इक्वेशन, गैस समीकरण से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। सब जानते हैं गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT, और n को हम लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m अमाउंट इन ग्राम्स बटे कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, गैस का अणुभार। अब यदि हम P को राइट हैंड साइड में ले जाएं और समीकरण को रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू m अपॉन P इंटू RT अपॉन M। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हेनरी के नियम के आधार पर हम ये जानते हैं कि m अपॉन P इज इक्वल टू K, m अपॉन P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसी गैस के लिए। और हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो RT अपॉन M भी कांस्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट है इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V भी कांस्टेंट या स्थिरांक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ देखा आपने m अपॉन P हेनरी के नियम से कांस्टेंट है और गैस का अणुभार निश्चित है। अगर ताप निश्चित है तो RT अपॉन M की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में गैस का जो आयतन घुला होता है वो स्थिर रहता है, अर्थात दाब पर निर्भर नहीं करता। स्थिर ताप पर विलायक के
किसी दिए हुए आयतन में गैस का जो आयतन घुला होता है वो स्थिर होता है और गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved in a solvent of given volume remains constant and is independent of pressure of gas. गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ? वेरी सिंपल। जब गैसों के मिश्रण को विलायक के संपर्क में लाया जाता है तो प्रत्येक गैस जो है वो अपने आंशिक दाब के अनुपात में विलायक में घुलती है। When the mixture of gases is brought into the contact with solvent, then each gas is dissolved in the proportion of its own partial pressure. सभी गैसें अपने अपने आंशिक दाब के अनुपात में ही घुलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक गैस पर स्वतंत्र रूप से हेनरी का नियम लागू किया जा सकता है। अन्य गैसें इसको प्रभावित नहीं करेंगी। पृथक पृथक रूप से हर गैस पर हम हेनरी का नियम लागू कर सकते हैं। ईच गैस इज डिसॉल्व्ड in the proportion of its own partial pressure. In the case, Henry law can be applied independently to each gas in the presence of other gas. तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। सिंपल, किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। The solubility of a gas is proportional to its partial pressure. जिस गैस का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस गैस की घुलनशीलता भी ज़्यादा होगी। किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब इस तथ्य का उपयोग किसी विलयन में घुली हुई गैस को मुक्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? विलयन में एक उदासीन मीन्स इनडिफरेंट गैस के बुलबुलों को प्रभावित करते हैं। दिस फैक्ट इज यूज्ड इन रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड गैस फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अमोनिया गैस अगर सॉल्यूशन में है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, इसमें से अमोनिया को मुक्त करने के लिए हम नाइट्रोजन को बुलबुलों के रूप में प्रभावित करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो स्वयं अविलय है, इनमिसिबल है, इनसॉल्युबल है या इमिसिबल है। क्या होता है? नाइट्रोजन बुलबुलों में अमोनिया का आंशिक दाब लगभग शून्य होता है, तो इस कारण गैस की विलेयता भी लगभग शून्य हो जाती है और ये नाइट्रोजन के बुलबुलों के साथ सॉल्यूशन से बाहर, विलयन से बाहर निकल जाती है। अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें से अमोनिया को मुक्त करने के लिए या अमोनिया को फ्री करने के लिए हमने क्या किया? इसमें नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की, जो कि स्वयं अविलय है। अब नाइट्रोजन के बुलबुलों में अमोनिया का आंशिक दाब शून्य है, तो इसकी विलेयता या सॉल्युबिलिटी जो कि आंशिक दाब के समानुपाती है वो भी क्या हो गई? शून्य हो जाती है और वो नाइट्रोजन के साथ बाहर निकल आती है। अमोनिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया by bubbling nitrogen, which itself is insoluble, through the solution. The partial pressure of ammonia in nitrogen bubble is almost zero. So, the solubility of ammonia gas decreases to zero and it is carried away along with the nitrogen bubbles. अब
इसको हम वैकल्पिक रूप में इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी विलयन के ऊपर गैस का दाब, जिसमें वो गैस घुली हुई है, उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। फिर समझ लीजिए, किसी विलयन के ऊपर गैस का दाब उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। द प्रेशर ऑफ गैस over a solution in which the gas is dissolved is proportional to the mole fraction of the gas dissolved in that solution. या हम क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू KX2। P2 क्या है, 2 का मतलब है सॉल्यूट यानी गैस स्टेट, तो P2 सॉल्यूट का प्रेशर यानी गैस का दाब या प्रेशर ऑफ द गैस, K हेनरी कांस्टेंट है और X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल भिन्न X2। तो इसको हेनरी नियम को लिखने का एक तरीका ये भी है, P2 इज इक्वल टू KX2। 2 जो है वो सॉल्यूट के लिए यानी गैस, यहाँ सॉल्यूट क्या है, कौन है, गैस, तो ये गैस के लिए। तो ये था आपका हेनरी का नियम या हेनरी लॉ, जो हमें बताता है कि गैसों की विलयता दाब से किस प्रकार प्रभावित होती है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहली है, प्रेशर इज नॉट टू हाई, दाब बहुत अधिक न हो। बहुत अधिक दाब पर गैसें हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगी। दूसरा, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि ताप अत्यंत निम्न होगा तो भी गैसें हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगी। थर्ड वन, गैस अत्यधिक घुलनशील ना हो, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। अगर किसी विलायक में गैस अत्यधिक घुलनशील है तो भी हम देखते हैं कि हेनरी के नियम का पालन नहीं होगा। फोर्थ वन इज, गैस नाइदर डिसोसिएट नॉर केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। गैस विलायक में ना तो वियोजित हो और ना विलायक के साथ उसकी कोई क्रिया हो। यदि ऐसा होता है तो भी हेनरी के नियम का पालन नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई गैस हेनरी के नियम का पालन करेगी कब, जब नंबर 1, प्रेशर इज नॉट टू हाई, दाब बहुत अधिक ना हो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ताप बहुत कम ना हो, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस अत्यधिक घुलनशील ना हो, गैस फोर्थ नाइदर डिसोसिएट नॉर केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट, गैस विलायक में न तो वियोजित हो और न ही उसके साथ कोई क्रिया करे। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो प्रत्येक गैस हेनरी के नियम का पालन करती है। उच्च, हमने क्या देखा यहाँ पर, उच्च दाब और निम्न ताप तथा अत्यधिक विलय गैसों के लिए ये नियम पूरी तरीके से असफल हो जाता है। हेनरी लॉ इज फेल्ड इफ द टेम्परेचर इज हाई, वेरी हाई, pressure is very high, temperature is very low and the gases are highly soluble। इसलिए हम जानते हैं बेंजीन में अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी गैसों की विलयता के लिए ये नियम मान्य है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में ये दोनों गैसें लेस सॉल्युबल या अल्प विलय हैं, लेकिन जल में
इन दोनों गैसों की घुलनशीलता अमोनिया की और HCl की बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल में इनकी विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो हमने देखा हेनरी के नियम की क्या कमियां हैं या लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब ये जो नियम है हेनरी का नियम, ये बहुत उपयोगी है। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम के अनुपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। पहला नियम, पहला उपयोग हम पढ़ चुके हैं। सोडा वाटर या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी बॉटल को हाई प्रेशर पर सील करते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। To avoid bends, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. इसमें हीलियम कितने परसेंट होगी, 11.7%, नाइट्रोजन होगी 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। अब तीसरा अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन में हेनरी का नियम उपयोगी है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ टू रेस्पिरेशन। देखिए, श्वसन क्रिया में हम जानते हैं ये जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। क्या करते हैं हम, जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सबको मालूम है। स्तनधारी जीवों में श्वसन की जो क्रिया है वो फेफड़ों से या लंग्स से होती है। श्वसन क्रिया में जब हम वायु को अंदर लेते हैं उस समय जो फेफड़ों में भरी वायु है उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 100 मिलीमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 40 मिलीमीटर। तो क्या होता है, उच्च आंशिक दाब के कारण ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त वाहिनी में डिफ्यूज़ होकर, विसरित होकर ब्लड में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जिस हेनरी के नियम से जिसका आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा उसकी घुलनशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 मिलीमीटर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो ये विसरित होकर रुधिर में मिल जाएगी। इट डिफ्यूजेज एंड मिक्स इनटू ब्लड। इस प्रक्रिया में हमने देखा हेनरी के नियम का पालन होता है। अब रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। Blood contain hemoglobin which react with oxygen to form oxyhemoglobin। तो ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन युक्त ब्लड है इसको हम कहते हैं शुद्ध रुधिर या प्योर ब्लड। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं, कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुँचता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सहायता से खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है जो कि रुधिर में मिल जाते हैं। अब क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहलाता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर।
ये विभिन्न शिराओं द्वारा पहले हृदय में जाता है और वहाँ से आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि ये महाशिरा के द्वारा फेफड़े में वापस आ जाता है। अब जब ये फेफड़े में वापस आ गया तो इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब हो जाता है 40 मिलीमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हो जाता है 46 मिलीमीटर। यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक हो गया। तो फेफड़ों में आई ताज़ी वायु, फ्रेश एयर से ऑक्सीजन ग्रहण हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। ये प्रक्रिया भी हेनरी के नियमानुसार होती है। इसके अनुसार किसी अन्य गैस को प्रवेश कराकर यदि किसी गैस का आंशिक दाब, अपेक्षित आंशिक दाब कम कर दिया जाए तो उस गैस की विलेयता कम हो जाती है। यानी ऑक्सीजन के प्रवेश होने से कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये चक्र लगातार चलता रहता है। इन रेस्पिरेशन, व्हेन वी इनहेल एयर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर filled in lungs, that is oxygen and carbon dioxide, at the time of inhalation are 100 mm and 40 mm respectively. Due to high partial pressure, oxygen diffused from lungs to blood vessels and then get dissolved in blood. Blood में घुल जाती है. This process follows Henry law, according to which the gas with high partial pressure is more soluble. अब क्या होता है? Oxygen reacts with hemoglobin to form oxyhemoglobin. The pure blood, after passing through many vessels, reaches to different cells and released oxygen, which is then used in the oxidation process taking place in these cells. During this, carbon dioxide and water are produced, which is mixed with the blood. ये blood में मिल जाते हैं. अब ये अशुद्ध blood, the impure blood, again reaches to the heart and finally reaches to lungs. यहाँ पर अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब 40 मिलीमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड का 46 मिलीमीटर हो जाता है रेस्पेक्टिवली. Thus, it accepts oxygen from the fresh air which is inhaled and then carbon dioxide is released. This process is also according to the Henry law, which states that if any other gas is made to enter in order to decrease the expected partial pressure, then the solubility of that gas start decreasing and that gas becomes free. तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करने से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है और वो मुक्त हो जाती है. सो दिस इज हाउ द हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल इन रेस्पिरेशन. हेनरी नियम श्वसन में इस तरीके से उपयोगी है. अब एक और उपयोग हम देखते हैं. व्हेन the diver goes into deep water, then due to high pressure in depth, more amount of gas is dissolved in tissues or cells during respiration. When the diver ascends too quickly to surface, then pressure again becomes low and the dissolved gas comes out in the form of minute bubbles. These bubbles can cause damage to the tissues and divers experienced decompression sickness. So they are advised to ascend slowly. अर्थात जब कोई गोताखोर
गहरे पानी में जाता है तो गहराई पर दाब अधिक होने के कारण श्वसन में अधिक मात्रा में गैस ऊतकों या कोशिकाओं में घुलती है, लेकिन जब वो शीघ्रता से वापस सतह पर आ जाता है तो दाब बहुत कम हो जाता है और घुलनशीलता कम हो जाती है हेनरी के नियम से। तो ये घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो उससे क्या होता है, ये बुलबुले ऊतकों में विघटन कर देते हैं, जिससे गोताखोर को देह बंकन की शिकायत हो जाती है। टिश्यूज़ जो हैं वो विघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं देह बंकन। इसलिए उन्हें धीरे धीरे सतह पर आना चाहिए ताकि प्रेशर धीरे धीरे कम हो और गैस धीरे धीरे रिलीज हो। यही प्रक्रिया धरातल से वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर कम दाब होने के कारण होती है। इसी कारण वायुयान में या अंतरिक्ष यानों के अंदर साधारण दाब को बनाए रखा जाता है। तो ये थे आपके हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉज। तो इस तरीके से आज मैंने हेनरी लॉ की स्टडी करी। टुडे वी स्टडीड हेनरी लॉ। आज आपके सिलेबस की 4th यूनिट इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होती है। सो थैंक यू।